हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी क्लास है वो सूर्य पर आधारित है। इस क्लास में हम लोग सूर्य के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य की जो लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर हैं सूर्य में, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह सौर तूफान क्या होते हैं अर्थात सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, सौर कलंक क्या है अर्थात सन स्पॉट क्या है, और अरोरा बोरियालिस क्या है और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। साथ में हम लोग देखेंगे कि जो बौने ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तथ्य के बारे में। और हाँ, एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद सूर्य से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि सूर्य के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं अर्थात फैक्ट्स हैं। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सूर्य के बारे में, सूर्य हमारे जो सौरमंडल है उसके केंद्र में स्थित है। तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है सूर्य। दूसरा है कि सौरमंडल का लगभग 99.8% जो द्रव्यमान है वो सूर्य में स्थित है। सौरमंडल का 99.8% जो द्रव्यमान है वह सूर्य पर स्थित है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। देखिए, एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो परमाणु का एक नाभिक होता है वह दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो दो परमाणु होते हैं उनके नाभिक आपस में जुड़ करके आपस में संलयित होकर के एक नाभिक का एक परमाणु दूसरे परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात दो परमाणु मिलते हैं और एक नया परमाणु सृजन होता है और साथ में एनर्जी भी पैदा होती है। और जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है ये किस में होती है? ये तारों में होती है। तारों की जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहाँ होती है? वो रिएक्टर में होती है। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उसमें नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। अब सूर्य में नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो आपस में संलयित होते हैं और क्या करते हैं? हीलियम का परमाणु का निर्माण करते हैं और प्लस एनर्जी अर्थात ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और जो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है वो सूर्य के कोर में होती है, सेंटर में होती है, सूर्य के सेंटर में होती है। तो ये रहा सूर्य की ऊर्जा का महत्व स्रोत क्या है। अब देखते हैं कुछ सूर्य के बारे में तथ्य पृथ्वी के संदर्भ में। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी मापी जाती है वो किस यूनिट से मापी जाती है? तो उसको बोलते हैं खगोलीय इकाई। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। अब देखते हैं सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वह कितनी है? वह तो लगभग है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को आने में समय कितना लगता है? तो वह लगता है 8 मिनट लगभग 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पे आप देखते होंगे कि 8, कभी कभी कोई जो बुक्स होती है उसमें 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा होता है। तो जब प्रश्न आए तो आप 8:19 है अगर तो उसमें टिक करिएगा, और 8 अगर 20 है तो उसमें टिक कर दीजिएगा।
तो ये रहा। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आता है, लगभग सूर्य का 46% जो सूर्य की किरणें जो प्रकाश है वह 46% तक पृथ्वी के सतह तक आती हैं। पृथ्वी की सतह तक लगभग 46% प्रकाश आता है। बाकी जो होता है वह परावर्तित हो जाता है वायुमंडल से। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है सूर्य का, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए, उसमें लगभग 40% प्रकाश में होता क्या है, सूर्य के प्रकाश में लगभग 40% इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड किरणें, या उनको औरक्तिक किरणें भी बोलते हैं हिंदी में। इंफ्रारेड 50% होती है। विजिबल रेज अर्थात दृश्य किरणें होती हैं, 50% दृश्य किरणें। बचा 10%, तो 10% क्या होता है, 10% होता है उसमें यूवी रेज अर्थात अल्ट्रा वायलेट किरणें। यूवी रेज अर्थात अल्ट्रा वायलेट किरणें। और जो यूवी रेज है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, चाहे वो मानवों के लिए हों या वनस्पतियों के लिए हों या पशुओं के लिए हों। लेकिन जो पृथ्वी तक लगभग 70% जो यूवी रेज है वो हमारी जो ओजोन लेयर है हमारे समताप मंडल में स्थित है वहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। हम आगे जब वायुमंडल चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये रहा। एक और है कि सूर्य के जो अंदर जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। तो सूर्य के अंदर जो पदार्थ हैं उनमें देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है और कुछ अन्य गैसें हैं। जैसे कुछ अन्य गैसें और पदार्थ हैं जैसे कि ऑक्सीजन भी है, उसमें आयरन भी है, निकिल भी है, ये सब है। लेकिन महत्वपूर्ण ये दो हैं। हाइड्रोजन लगभग 71% है, हीलियम लगभग 26.5% है, कार्बन लगभग 1.5% है। तो सूर्य की जो महत्वपूर्ण जो गैसें हैं, पदार्थ हैं सूर्य के अंदर वह हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन है 71% और हीलियम है 26.5%। अब देखिए, जो सूर्य के अंदर जो जितने भी पदार्थ हैं वह किस अवस्था में है, तो वह प्लाज्मा अवस्था में है। किस अवस्था में है, वह प्लाज्मा अवस्था में है। प्लाज्मा क्या होती है, द्रव की देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, एक तरह से ना तो वह पूरी तरह ठोस होता है ना वो द्रव होता है, एक गाढ़ा होता है, जैसे लाइक लावा। अगर आपने देखा हो कभी तो लावा के जैसा होता है ये। तो उसमें जो सब पदार्थ हैं, इतना तापमान है सूर्य के अंदर कि वह सब प्लाज्मा अवस्था में है। तो ये रहे सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं सूर्य की परतों के बारे में। देखिए, जैसे पृथ्वी की परतें होती है पृथ्वी की सतह, आंतरिक सतह पर, वैसे सूर्य की भी जो सतह हैं उसमें भी परतें हैं। अब देखिए वो परतें कौन कौन सी हैं। देखिए, ये सूर्य है, ये जो सूर्य का जो मिडिल ये सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं कोर, अर्थात कोर या क्रोड भी बोलते हैं, इसको कोर या क्रोड बोलते हैं। फिर इसके बाद कोर, अब देखिए कोर का जो तापमान होता है सूर्य, यही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया भी होती है और सूर्य का जो तापमान यहाँ पे होता है वो सबसे अधिक होता है, लगभग 1.5 करोड़ होता है। तो अगर उसे लिखा जाए तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तापमान होता है। पृथ्वी का देखिए औसत तापमान कितना होता है, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्मियों में मुश्किल से 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तापमान है, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है कोर का। अब नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की जरूरत होती है, तो इसीलिए वर्तमान में वैज्ञानिक भी प्रयासरत हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम लोग पृथ्वी में भी वह संभव हो सके, ताकि जो एनर्जी की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है उसका सबका सोल्यूशन हो जाए। बट अभी ऐसा हो नहीं पाया है, अभी प्रयास चल रहे हैं। तो ये आंतरिक परत हो गई, उसको बोलते हैं कोर। कोर के बाद जो परत होती है बाहर, उसको बोलते हैं विकिरण क्षेत्र अर्थात रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन के बाद जो तीसरी परत होती है उसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र अर्थात कन्वेंशन जोन। संवहन क्षेत्र के बाद जो परत होती है उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर।
अर्थात प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल या कि फोटोस्फीयर। अब देखिए ये जो प्रकाश मंडल है ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव जोन होता है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और जो हमें जो पृथ्वी से हमें दिखाई देता है जो सूर्य, वो उसकी यही परत हमें दिखाई देती है, फोटोस्फीयर की, अर्थात प्रकाश मंडल की। प्रकाश मंडल के बाहर एक थिन लेयर होती है जिसको बोलते हैं वर्णक मंडल, वर्णक मंडल। और वर्णक मंडल के बाहर ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये रेड 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 करके है ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं कोरोना। सबसे बाहर परत होती है कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है जिससे आजकल सब लोग परेशान हैं, बल्कि सूर्य की परत है। अब देखिए ये जो कोरोना है ये कब दृश्य होती है, हमें सूर्य ग्रहण के समय दृश्य होती है, सूर्य ग्रहण के समय। तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है। तो देखिए सूर्य ग्रहण बेसिकली क्या है, देखिए ये सूर्य है। अब सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। अब यहाँ पर होता है सूर्य का जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या करता है, वो पृथ्वी का ऐसे ऐसे परिक्रमा करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, चंद्रमा जो है वह यहाँ पे आ जाता है, इन दोनों के मध्य आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और सूर्य ग्रहण के ज़्यादातर कब होता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप देखेंगे कि सूर्य का जो मिडिल का जो पार्ट होता है वो तो दिखाई नहीं देता, बट इसका जो ये साइड होता है ऐसे लगभग ये दिखाई देता है हमें, क्योंकि चंद्रमा बीच वाले जो भाग होता है उसको चंद्रमा ढक लेता है। तो जो ये भाग दिखाई देता है उसी को बोलते हैं कोरोना, उसी को बोलते हैं कोरोना। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, तब ये क्या है, परत और भी थिन हो जाती है, लाइक दिस, एक रिंग जैसे। तब इसको बोलते हैं हीरक वलय, हीरक वलय, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमंड रिंग, क्योंकि ये रिंग के आकार का हो जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग अर्थात हीरक वलय, वैसे सूर्य ग्रहण के समय तो कोरोना, इसको बोलते हैं कोरोना। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि सौर तूफान क्या होता है, अर्थात सोलर फ्लेयर क्या है। तो देखिए प्रकाश मंडल में क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। अब क्या होता है कि इसी प्रकाश मंडल से बहुत सारे तूफान उठते हैं सूर्य में। तो जब तूफान उठेंगे तो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ भी उस तूफान में आ जाएंगे, और क्या करते हैं कि वो फिर इतने तेज होते हैं कि सूर्य से छोड़ करके वो क्या सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए। सौर तूफान आया, सौर तूफान के साथ कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ को भी लेता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच गया। अब अंतरिक्ष में जब वो पहुंचा तो अंतरिक्ष से पहुंचने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, पृथ्वी की ओर आते हैं। और जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे क्या होता है, उनका डिस्ट्रैक्शन होता है। और उससे क्या हो गया, वो लोग जब डिस्ट्रैक्ट हुए तो वह या तो वह नॉर्थ में पहुंच जाते हैं या साउथ में पहुंच जाते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में या तो दक्षिण ध्रुव में पहुंच जाते हैं। अब जब ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं अर्थात सौर तूफान है, वो जब उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है या दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में कण होते हैं, उन कणों से टकरा करके रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। उन रंगीन प्रकाश को बोलते हैं अरोरा। क्या बोलते हैं, अरोरा। अगर वह उत्तरी ध्रुव में होता है तो उसको बोल देते हैं अरोरा बोरियालिस, और अगर वो दक्षिणी ध्रुव में होता है तो उसे बोल देते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो बेसिकली ये है क्या, यह रंगीन सूर्य से निकले हुए जो तूफान है, सौर तूफान है, बस वही एक रंगीन प्रकाश है ये, और कुछ नहीं है, सिर्फ रंगीन प्रकाश है, बस इसके नाम अलग अलग है। अगर उत्तरी ध्रुव में होता है तो उसको बोल देते हैं, अगर वह उत्तरी ध्रुव में है तो उसे बोल देते हैं अरोरा बोरियालिस। अगर वह दक्षिणी ध्रुव में है तो उसे बोल देते हैं अरोरा
ऑस्ट्रेलिस। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, वह जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे साउथ में है, दक्षिण ध्रुव में है स्थित है लगभग। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिण ध्रुव में, ऑरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव में। एक बार फिर से मैं इसे बता देती हूँ। देखिए सौर तूफान कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं। सौर तूफान में क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। वो क्या होता है, जब वहाँ से इतने तेज होते हैं कि सूर्य के प्रकाश मंडल से बाहर निकल के अंतरिक्ष में पहुँचते हैं, अंतरिक्ष से फिर पृथ्वी की ओर आते हैं, पृथ्वी की ओर जब आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके वो लोग उत्तरी ध्रुव में जब वो उनका प्रकाश होता है तो उसको बोल लेते हैं ऑरोरा बोरियालिस। जब दक्षिण ध्रुव में वो टकराते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको बोल लेते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो यही है सौर तूफान। अब आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा कि सौर तूफान आ रहा है, सौर तूफान आ रहा है तो पृथ्वी को खतरा है। पृथ्वी को खतरा कैसे है? देखिए उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। अब जब पृथ्वी की ओर वैसे जब आता है तो पृथ्वी की अपनी एक जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा कि पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे और जो हमारे जितने भी संचार जो यंत्र हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं टेलीकॉम वाली, या फिर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रिड हैं वो क्या है, उनमें ख़राब हो सकते हैं वो लोग, या तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये डर रहता है कि सौर तूफान कहीं पृथ्वी पर ना आए। एक बार सौर तूफान पृथ्वी पर आया था, उसमें अमेरिका और कनाडा में 1989 में, तो लगभग 8-9 घंटे तक सब जगह बिजली ही चली गई थी। तो एक यही खतरा है सौर तूफान से। और देखिए अब देखिए सौर तूफान के बाद देख लेते हैं सौर कलंक अर्थात सन स्पॉट क्या है। तो सन स्पॉट भी इसी प्रकाश मंडल में अर्थात फोटोस्फीयर में होता है। देखिए यहाँ से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले सौर तूफान से, तो क्या होता है कि फिर कुछ स्पॉट्स यहाँ बन जाते हैं, क्योंकि वो जगह तो खाली हो गई। अब जगह खाली हो गई तो वह फिर काले काला दिखता है, काला काला। और वो क्या होता है कि वहाँ पे जब रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल गए, भाई गर्म तो निकल गया, तो थोड़ा ठंडा रहता है। जो आसपास का क्षेत्र है सूर्य का, उससे ये ठंडे होते हैं, तो इसी को बोल देते हैं सौर कलंक। तो सौर कलंक बेसिकली क्या है, अर्थात सन स्पॉट। सौर कलंक क्या है, ये सूर्य पर, तो कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश मंडल पर स्थित शीतल क्षेत्र है। अर्थात ये बाकी जो उसके आसपास क्षेत्र होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा इसमें शीतलता होती है, ठंडे होते हैं, उसी को सौर कलंक बोल देते हैं। और इनके बनने का अपना एक साइकिल है, लगभग 11 वर्ष में इनका एक साइकिल होता है। इनका जो चक्र है वो 11 वर्ष में होता है। तो ये हो गया सौर तूफान, सौर कलंक, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सूर्य के जो अंदर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो उसका बाह्य मंडल है अर्थात प्रकाश मंडल है, वहाँ का जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात सूर्य अंदर से ज़्यादा गर्म होता है, बाहर जैसे होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो जो बाह्य तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं बौने ग्रह। देखिए बौने ग्रह बेसिकली हैं क्या, जिन्हों ग्रह की श्रेणी पर नहीं रखा गया है, क्योंकि ग्रहों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। वो जो मेरा वीडियो है ग्रहों पर, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या मानक है। तो उन मानकों को ये पूरा नहीं करते, और इन्हें क्या क्षुद्र ग्रह, इतना इनका साइज छोटा भी नहीं है कि इनको क्षुद्र ग्रहों में डाल दिया जाए, तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं अर्थात बौने ग्रह। तो अभी तक जो IAU के द्वारा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 5 बौने ग्रह सुनिश्चित किए गए हैं। पहला सिरिस, प्लूटो, एरिस, मेकमेक और एक है हौमिया, HAUMEA, हौमिया। ये 5 ही बौने ग्रह हैं अभी हमारे अपने सौर मंडल में। तो आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।